नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। पाकिस्तान में जो खलबली मची है उसका एक एक अपडेट आपको अभी हम देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाकिस्तान को ट्रोल किया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बहुत नपे तुले शब्दों में बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह दिया और अब से थोड़ी देर में उनके इस बयान का डंका पाकिस्तान में बजने लगेगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले उनका ये स्टेटमेंट आया। मैं आपको ये प्रधानमंत्री का बयान सुनाऊं और इसके बहुत बड़े बड़े मायने निकाले जाएंगे। मेहमानों से आपको मैं मिलवा देता हूं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब हैं, मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब हैं और मेजर जनरल वी के दत्ता साहब स्टूडियो में आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आप लोगों का। और जनरल ए के श्रीवास्तव साहब हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं बस थोड़ी देर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ट्रोल किया। जी हां, इसको ट्रोलिंग कहते हैं जो उन्होंने अभी कही है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। 2 बार वो देश को यह जरूर कह चुके हैं कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला भी मिलेगा, न्याय भी होगा और उन लोगों को सजा भी मिलेगी, उनकी कल्पना से परे मिलेगी। लेकिन क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा है? किसी ने नहीं कहा। आपने कोई तस्वीर देखी भारतीय सेना की कि हमारे टैंक कहीं चल रहे हों, हमारी तोपें कहीं गरज रही हों, या एलओसी पर हमारे तरफ से कोई गोलीबारी हो रही है? कोई तस्वीर नहीं है। भारत शांति से सोच विचार के जो करेगा वो करेगा। लेकिन पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। खेतों में टैंक दौड़ाए जा रहे हैं और उनके आसमानों में उनके जहाज जो हैं वो हवाई उड़ान भर रहे हैं और न जाने क्या क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे थोड़ी देर पहले एक वायुजीएम इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025 में शिरकत करते हुए बात कर रहे थे और वहां उन्होंने बहुत बस मुश्किल 5-7 शब्दों में एक लाइन बोली। और वो ये जानते थे प्रधानमंत्री का कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं होता। वो जो बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन किस मौके पर बोल रहे हैं, किस कार्यक्रम में बोल रहे हैं, किस मंच से बोल रहे हैं, इसका पूरा ख्याल भी रखते हैं। पाकिस्तान भारत के बड़े नेताओं के और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक शब्द को इस वक्त पकड़ने की फिराक में बैठा है कि ये कुछ कहें और हम इसका इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। अगर मैं आपको इतना ही बताऊं तो आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? जाहिर है आप इसको पाकिस्तान से जोड़ेंगे कि हम पाकिस्तान में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं, लेकिन ये वर्तमान स्थिति के लिए नहीं है। वर्तमान में जो स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाकर शोर मचा रहा है कि भारत हमारे साथ युद्ध करने वाला है, भारत हमारे ऊपर चढ़ाई करने वाला है। लेकिन भारत ने कभी ऐसा नहीं कहा। भारत ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमारी तोपें, हमारी मिसाइलें पाकिस्तान के ऊपर चलने जा रही हैं या हमारी फौजें एलओसी या बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में जाने वाली हैं। प्रधानमंत्री ने भी, समझदार को इशारा काफी है, केवल इतना कहा, भारत के लक्ष्य बहुत बड़े हैं और समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। समय हमेशा सीमित होता है दोस्तों। समय की हर किसी के भी पास बहुत ज्यादा मात्रा में कभी नहीं होता। इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं बड़े लक्ष्य को हासिल करना है, कम समय में हासिल करना है। एक बार फिर आप सुनिए। समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कह दिया। आप जरा आप इसका इंतजार कीजिए, आप कैसे पाकिस्तान में बैठे लोग मदारी की तरह इस बयान का ढोल बजाते हैं। बिशंबर दयाल साहब, देखिए, आज के दिन जो भी कुछ भारत में लीडरशिप कह रही है या भारत की पॉलिटिकल मिलिट्री कोई भी स्टेटमेंट है, उसको पाकिस्तान बड़ी गहराई से और बहुत ही मॉनिटर कर रहा है। इन शब्दों का जैसे दर्शकों ने एकदम से तालियां बजा के लगाया, जब पहले शब्द गूंजेंगे तो पाकिस्तान में एकदम से एक आह जाएगी, ओ अच्छा, मतलब समय सीमित है, मतलब जल्दी कुछ होने वाला है। लेकिन जब उन्होंने कहा वर्तमान स्थिति के लिए, तो वो भी शायद एक ठंडी सांस बनेगी, शायद कुछ वक्त मिल जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि पूरा भारत आज के दिन पाकिस्तान को कोई समय देना चाहता है या भारत की जो भावनाएं हैं वो कहीं पाकिस्तान को, मतलब इस मुद्दे को छोटा करना चाहती हैं।
हमारा लक्ष्य बड़ा है। हम 35-40 साल से मतलब टेररिज्म से जो है भारत पीड़ित है, और अगर आप 35-40 साल से पीड़ित हैं तो उसको जड़ से निकालने में लक्ष्य बड़ा है और समय सीमित है, क्योंकि हम अपने देश को और पीड़ित नहीं होना चाहते। हम नहीं चाहते और आने वाले वक्त में हमारी माताएं बहनें और हम ऐसी पीड़ा जो हमने अभी सही है, आज 26 हैं, कल कुछ और थे, परसों कुछ और होंगे, तो हम इससे एक वंस फॉर ऑल इससे छुटकारा इसको खत्म करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं समय रियली सीमित है और लक्ष्य बड़ा है, और सिर्फ सेनाओं को नहीं, शायद मेरे ख्याल में वक्त है जब पूरे भारत को एक रिजॉल्व लेना पड़ेगा जी कि इस थोड़े समय में इस क्रूरता का एक ऐसा जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान की पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज को याद रखें और कभी भी मतलब हिम्मत ना करें कि भारत की सरजमी पर इस किस्म की कार्रवाई और ये शब्द पाकिस्तान के लिए नहीं थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उन्होंने खुद मेरे शब्द पाकिस्तान के लिए, आपके शब्द पाकिस्तान मेरे पाकिस्तान के लिए, मेरे किसी और के लिए नहीं, पाकिस्तान की सेना के लिए, पाकिस्तान की ISI के हम पहले पाकिस्तान के अवाम की शर्म करते थे, पाकिस्तान के अवाम को नहीं उलझाते, लेकिन जब हमारा अवाम दुखी है, हमारा अवाम जो है पीड़ित है, हमारी आम माताएं बहनें 91 से देखिए साहब 89 से कितने परिवार तबाह हुए हैं, तो क्यों ना पाकिस्तान के आवाम को भी पीड़ा पहुंचाई जाए। सर मैं आपको एक बयान पाकिस्तान के एक आदमी का बताता हूं, एक सीनियर आदमी टीवी पर बैठकर क्या बोल रहा था, फिर आपका खून खोलेगा वो सुनकर। उस आदमी ने यह कहा कि हमारे लोग पहले इंडिया में जाते थे, पकड़े जाते थे, मारे जाते थे, हम भी कहते थे यार ये गया और देखो वहां पर जाकर के पकड़ा गया। इस बार देखिए हमारे लोग गए, अभी तक भारत उनको पकड़ नहीं पाया है और वहां जाकर के पूरा कश्मीर का टूरिज्म बर्बाद कर दिया। बड़ा स्किलफुल काम किया है, बड़ा स्किलफुल हमला किया है आतंकवादियों ने कश्मीर में। ये शब्द हैं जो एक पाकिस्तान का सीनियर जर्नलिस्ट टीवी पर बैठकर कह रहा है। तो फिर हमें लक्ष्य बड़े रखने पड़ेंगे जो प्रधानमंत्री ने कहा पाकिस्तान के लिए। जनरल दत्ता, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है तब से ही ये उग्रवाद, टेररिज्म और हिंसा के अंदर लिप्त है। ये 1947 में जब पार्टीशन हुआ, इन्होंने JNK के अंदर रजाकार भेजे और वहाँ से ये पूरा लूट पाट रेप शुरू किया इन्होंने, और भारतीय फौज ने इनको मारते मारते जब वापस धकेला तो गलती से हमारे प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में चले गए, नहीं तो ये POK का मसला ही नहीं होना था। खैर, अभी जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, ये एक ऐसा मुल्क है जो आमने सामने की जंग नहीं लड़ सकता, और ये इनको पता चल गया था 65 में भी, 71 में भी, और जब 71 में हमने गलती से इनके 93,500 PW वापस कर दिए शिमला समझौता के तहत, और हमारी एक जीती हुई बाजी जिसमें हमने वो जंग जीती, हमने वो जंग एक तरीके से डिप्लोमेटिकली हार दी, हमने इनके PW वापस कर दिए, हमने उसको सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया, और हमारे जो वहाँ पे 58 के करीब PW थे पाकिस्तान ने आज तक वापस नहीं करे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने लगातार बहुत बड़े ब्लंडर करे डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटजिकली। तो अभी क्या है, पाकिस्तान एक टटपुंजिया मुल्क है जो टैक्टिकल लेवल में तमाशा करता चला आ रहा है, उसको स्ट्रेटजी का भी मालूम नहीं है। आज के दिन में भारत एक ग्रैंड स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा है और इन टटपुंजिया टैक्टिशियंस का बेड़ा गर्क करने वाले बिना कोई शोर किए। जनरल लेके समाज भी आ चुके हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले आपको वो बता दूं। जम्मू कश्मीर में इस समय एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है फोर्सेस की तरफ से। सुरक्षा बल एक साथ कई जगहों पर काउंटर टेरर ऑपरेशन चला रहे हैं, और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई स्थानों पर आतंकवादियों की तलाश में ताबड़तोड़ रेड की जा रही है। साथ ही आतंकवादियों का एक मददगार भी सुरक्षा बलों की रडार पर है। तो यह खबर आ रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर से कई जगहों पर इस वक्त काउंटर इंजर्सी ऑपरेशंस जो हैं, एंटी टेरर ऑपरेशंस, वो इस वक्त चल रहे हैं। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर एक और बड़ा खुलासा। जांच एजेंसियों को इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट मिली थी। आतंकवादी आदिल 6 महीने पहले साउथ कश्मीर में देखा गया था, जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के लौटा था। आदिल ठोकर, इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के आया था। अब इस बात के पूरे सबूत जो हैं वो इंडियन एजेंसीज के पास हैं, और NIA जो कि अब पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही है, उसकी टीम बैसरन घाटी में
सबूत जुटा रही है। आतंकी कहां से आए, वारदात के बाद कहां भागे, एक एक चीज की बारीकी से जांच हो रही है। एनआईए पूरे इलाके की वीडियोग्राफी कर रही है। जंगल के इलाके में ट्रैक करके जो अधिकारी हैं एनआईए के, वो जांच कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें स्थानीय दुकानदार भी हैं और गाइड भी हैं। स्पॉट पर जांच कर रही एनआईए की टीम में 6 लोग हैं जो कि खास तौर पर इस टेरर अटैक की जांच के लिए वहां पर पहुंचे। और एक और बड़ी बात जो सामने आ रही है अभी जांच से निकल करके, इन आतंकवादियों में शामिल एक व्यक्ति, उसके पाकिस्तान के ट्रेंड कमांडो होने का शक जाहिर किया जा रहा है कि वो ट्रेंड एसएसजी पाकिस्तानी कमांडो था। अब आप इससे ही अंदाजा लगा लें, पाकिस्तान दुनिया भर में इस बात से इनकार करता फिरता है कि उसका कोई हाथ नहीं होता भारत में किसी आतंकवादी हरकत में, लेकिन हमें इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं अब कि पहलगाम में जो 4-5 लोग आए थे, उनमें से ना सिर्फ एक पाकिस्तानी था बल्कि पाकिस्तानी सेना का एक ट्रेंड कमांडो भी था। हमारे साथ मनीष प्रसाद जुड़ रहे हैं अनंतनाग से, हमारे डिफेंस एडिटर। मनीष, क्या खबरें हैं पूरे जम्मू कश्मीर से इस वक्त? सौरभ, सबसे पहले काउंटर इंसर्जेंसी टेरर ऑपरेशंस की जो इस समय भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा किया जा रहा है। हम इस समय अनंतनाग में हैं, लेकिन अनंतनाग के पहलगांव, कोकरनाग, उसके आसपास के जो बाकी एरियाज हैं, साथ में शोपियान, पुलवामा, यहां पर एक मेजर क्रैकडाउन चल रहा है। मल्टीपल डायमेंशन से जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, उसके अलावा सीआरपीएफ और भारतीय सेना की अलग अलग आरआर यूनिट्स काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। वहीं पैरेलल इन्वेस्टिगेशन के तौर पर एनआईए इस समय जो फंड दिया गया है इन आतंकियों को, उस पर काम कर रही है और साथ में इस पूरे बैसरन घाटी के अंदर एग्जिट रूट और ओवरग्राउंड वर्कर्स जिन्होंने इनको मदद की, उनकी जो चेन है उसको डिकोड करने के लिए लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। जो वहां पर लोग मौजूद थे, करीबन 100 से ज्यादा, जिसमें फोटोग्राफर्स या शॉपकीपर्स, उसके अलावा पोनी वाले और आसपास के जो भेलपुरी वाले लोकल थे और उसके अलावा बाहर से आए हुए लोग थे, उन सब की एक लिस्ट बनाकर पूछताछ की जा रही है पहलगांव पुलिस स्टेशन में। हम आपको यह भी बता दें कि इस समय साउथ कश्मीर के अलग अलग एरियाज में करीबन 25 से ज्यादा मल्टीपल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और ये क्रैकडाउन किया जा रहा है ताकि आतंकियों का जल्द से जल्द सफाया किया जा सके। इसकी निगरानी खुद यहां पे 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव कर रहे हैं। इसकी पूरी जो आप अगुवाई या आप लीड समझ लीजिए, वो विक्टर फोर्स कमांडर मेजर जनरल संजय जोशी कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि ये सीधी जानकारी आर्मी हेडक्वार्टर के इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर या एमओ को, मिलिट्री ऑपरेशंस के हेड को जा रही है, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को, और ये पूरा मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया किया जा सके। सौरभ जी, मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। तो जम्मू कश्मीर में अभी भी इन आतंकवादियों की धरपकड़ के प्रयास जो हैं बड़ी तेजी के साथ हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेता क्या कहें उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। पाकिस्तान में उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप में कभी कोई खास क्वालिटी नहीं रही, लेकिन अब तो पाकिस्तानियों को सच में सोचना चाहिए कि कैसे लोगों को उन्होंने इतने बड़े बड़े पदों पर बैठा रखा है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, और ख्वाजा आसिफ बड़े बड़े चैनलों पर जाकर ये कह रहे हैं कि भारत बस 2-3 दिन में हम पर हमला करने वाला है। आप अंदाजा लगाएं, अपने देश के लोगों को कोई हौसला देने की बजाय अगर रक्षा मंत्री ये कहने लगे, तैयार हो जाइए, किसी भी दिन आप पर हमला हो जाएगा, भारत कभी भी हमारी सीमा में दाखिल हो जाएगा। और जब उनके लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, तो फिर अपने बयान से पलटते हैं। फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि युद्ध शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं इससे इनकार भी नहीं कर सकता। और फिर जब कुछ नहीं बचता तो बार बार रटे हुए टेप की तरीके से परमाणु बम, परमाणु शक्ति, न्यूक्लियर बम हम चला देंगे, ये धमकियां देना शुरू करती हैं पाकिस्तान की लीडरशिप। मैं आपको 2 बयान एक ही नेता के दिखा रहा हूं, अब आप देखिए और सोचिए कि ख्वाजा आसिफ जिस जैसा नेता किसी देश का रक्षा मंत्री हो, जिसकी वहां पर अपने देश की हिफाजत करने की जिसकी जिम्मेदारी हो, तो उस देश का क्या ही होगा। ख्वाजा आसिफ की बात सुनिए। टीवी चैनल पर बैठ के न्यूक्लियर थ्रेट देना, दुनिया देख रही है कि इस वक्त पाकिस्तान कितनी गैर जिम्मेदार बातें कर रहा है। उनका रक्षा मंत्री कह रहा है बस जंग होने वाली है, 3-4 दिन में वॉर शुरू हो जाएगी, फिर बाद में जब डंडा पड़ा होगा ऊपर से इनकी फौज की तरफ से, तो फिर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, नहीं मैंने ये नहीं कहा कि जंग हो जाएगी, लेकिन जंग हो सकती है। देखो सौरभ, सच्चाई है, एक बुखलाहट है पाकिस्तान में, घबराहट है और लगता है उनको कि अब होने वाला है कुछ, क्योंकि गलती तो की है। वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अब मगर ये सच्चाई है कि ये ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर कैसी कैसी एक प्रकार से स्पीच देता है या अपने स्टेटमेंट देता है। पहली बार वो कहता है कि हमने
30 साल से, लास्ट 3 डिकेड से ये डर्टी वॉर की जो आतंकवादी पाले हैं, पोसे हैं, मगर हमने ये किए यूएस के, यूके और यूरोप पे। तो एक बात तो उसने मान ली कि भी हाँ वाकई जो पाकिस्तान है वो आतंकवादियों को पालता भी है, पोसता भी है और भेजता भी है। और अब जो ये दूसरा इन्होंने डिबाकल है, ये बात करते हैं न्यूक्लियर हथियार की। कोई न्यूक्लियर हथियार बच्चों का कोई खेल नहीं है। ये दीज आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस, दीज आर नॉट वेपन ऑफ वार। इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर ये न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे, हाँ मैं मानता हूं कि भारत की जो एक प्रकार से नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, बट हमारे पास क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक पॉसिबिलिटी है और एक प्रकार से हमारी कैपेबिलिटी है। भारत एक ऐसा देश है जो कि 5 देश हैं जिसमें ट्राइड है, जो कि न्यूक्लियर हथियार आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से। इसका मतलब अगर गलती से भी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर दिया तो अगले दिन तक पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। यह हमारी काबिले तो क्षमता है। एक खबर मैं और बता दूं व्यूअर्स को, कल केंद्र की कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी और पहलगाम हमले के बाद ये पहली कैबिनेट मीटिंग होगी और सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीसीएस की मुलाकात बैठक भी हो सकती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। अभी पिछले हफ्ते भी एक सीसीएस की बैठक हुई थी इस हमले के बाद, जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे थे सऊदी अरब से, और अब कल एक बार फिर कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीसीएस की अलग से बैठक भी हो सकती है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक का मतलब भारत की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, भारत के टॉप लोग बैठेंगे और फिर वो आज के हालात का रिव्यू करेंगे, जायजा लेंगे और आगे के निर्देश जो है उसमें फिर दिए जाएंगे। हमारे गुप्तचर विभाग के लोग उसमें होंगे, सेनाओं के प्रमुख भी उसमें बुलाए जा सकते हैं। तो कल ये सीसीएस की बैठक होगी। अभी आप न्यूक्लियर की बात कर रहे थे कि कितना गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने दिया। देखिए, आज तक मुझे लगता है हमारे फ्रेंड्स एग्री करेंगे, ये माना जाता था, दुनिया ये मानती थी कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उसके अंदर एक किस्म का फोबिया था भारत से जंग का, जिसके डर में उसने बहुत तेजी के साथ न्यूक्लियर वेपन पर काम करना शुरू किया था। लेकिन सर अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में, वैसे कोई होड़ की बात नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान यही चाहता है तो न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में भी भारत अब आगे है पाकिस्तान से। तो ये तो केवल खैर ख्वाजा आसिफ साहब की जानकारी के लिए। सर, ये जो उन्होंने, जैसा जनरल साहब ने याद दिलाया, कहा था कि हमने 30-40 साल से आतंकवादी पाले हुए हैं, अमेरिका के स्टेट टीवी चैनल पर जाकर के बोला था। भारत ने उस बयान का इस्तेमाल यूएन में किया। अब ख्वाजा आसिफ ये सोचें खुद कि बोलने से पहले अपनी स्पीच या अपने जवाब किसी अच्छे राइटर से लिखवा लिया करें। भारत के यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं योजना पटेल, और उन्होंने ख्वाजा आसिफ के बयान का रेफरेंस देते हुए कहा कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने यह कबूल किया है कि वो आतंकवादियों को अपने यहां पालता है और पनाह देता है। देखिए, propaganda and make baseless allegations against India. The whole world has heard Pakistan's Defense Minister Khwaja Asif admitting and confessing Pakistan's history of supporting, training and funding terrorist organizations in a recent television interview. This open confession surprises no one and exposes Pakistan as a rogue state fueling global terrorism and destabilizing the region. The world can no longer turn a blind eye. I have nothing further to add. जनरल कुलकर्णी, अब भी दुनिया इग्नोर कर सकती है पाकिस्तान से आ रहे इस खतरे को? सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा, शुरुआत में मैंने जब प्रधानमंत्री को सुना तब मुझे वो याद आई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत बढ़िया कविता है, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। वो जो कह रहे हैं वही है, लक्ष्य है, समय सीमित है और हमने लेना है। जहाँ तक हम आतंकवाद की बात करते हैं, ये आतंकवाद क्योंकि कोल्ड वॉर पीरियड में वो कह रहे हैं 30 साल, मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, उसी से आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किस प्रकार से आतंकवाद में घिरा हुआ। जैसे साहब बता रहे थे कि 1947 से लगातार ये कार्रवाई शुरू है। 1965 की लड़ाई थी और 1965 की लड़ाई में हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे और उनके लिए पानी लाता था एक बंदा, और हमेशा लगातार
कई महीनों से पानी लाता रहा और एक वक्त वो पानी नहीं लाया पर गोली से उसने कमांडिंग ऑफिसर को गोली मार करके उसकी हत्या की। ये मैं बात कर रहा हूँ 1965 की, इलाका तंगधार। तो आप समझ सकते हैं, यही नहीं, और 65 की लड़ाई जब पाकिस्तान ने शुरू की उससे पहले ही उसने काफ़ी बंदोबस्त श्रीनगर घाटी में कर रखा था। अच्छा, तो हम लोग जब ये कहते हैं कि कहीं 1990-89 में ही इन्होंने ये शुरुआत की, पाकिस्तान शुरू से ही लगातार हर हमेशा इस आतंक का सहारा लेकर के, और इसके पीछे जो भावना है वो बहुत ज़रूरी है, और वो देश आज भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। 1962 की लड़ाई के बाद जब अयूब खान को लगा कि अब भारत से लड़ना थोड़ा कठिन हो रहा है तो कुछ ना कुछ समझौता किया जाए, उस वक़्त चौवन लाए ने अयूब खान को एक सलाह दी कि आप जो हैं आप भारत से जीत नहीं सकते हैं, आप कभी भी भारत से युद्ध नहीं जीत सकते हैं, आपका बहुत छोटा देश है, आपके पास बहुत कम सामग्री है, आप भारत से युद्ध नहीं जीत सकते हैं। मैं आपको सलाह देता हूँ। क्या चौवन लाए ने सलाह दी अयूब खान को? सलाह ये कि आप एक जैसे खाते हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे बातचीत करते हैं, सब कुछ एक जैसे है, आप उस देश में प्रॉक्सी वॉर क्यों नहीं शुरू करते? चौवन लाई की सलाह चौवन लाए ने 1962 की लड़ाई के बाद कहा। इस सलाह के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने 1963 में शक्सगम घाटी जो है वो चीन को दे दी, तोहफे में, गिफ्ट कर दी, तोहफे में दी, ये सोच करके कि जो चीन ने सलाह दी और चीन के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल किया, और अब भारत के साथ इस तरह की का। तो पाकिस्तान लगातार हर हमेशा भारत के बरखिलाफ हेट इंडिया में लगा हुआ है, और जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं और उसको जब तक हम सबक सिखाएंगे नहीं तब तक बहुत मुश्किल है।